धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मेरा विधायक के तौर पर मैडन स्पीच है और आपने मुझे बोलने की इजाज़त दी है। मेरे से पूर्व कई विधायकों ने इस बजट के संदर्भ में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर इस ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पर क्या यह बजट मुख्यमंत्री जी का है? क्या यह बजट सरकार का है? क्या यह बजट राजनीतिक पार्टी का जिससे मुख्यमंत्री जी आते हैं उसका है? या क्या यह बजट उस विचारधारा का है जिससे मुख्यमंत्री जी और ये सरकार बनी हुई? मेरा व्यक्तिगत मानना है यह उस विचारधारा का बजट है जो मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया। ये विचारधारा क्या है? ये विचारधारा साम्यवाद की विचारधारा है। आर्थिक तौर के ऊपर कई विचारधारा है। मुख्य तौर के ऊपर हम लोग जिस विचारधारा की चर्चा करते हैं उसमें पूंजीवाद की और साम्यवाद की चर्चा करते हैं। एडम स्मिथ ने पूंजीवाद के संदर्भ में जब अपनी विचारधारा दुनिया के सामने रखी तो उसके पीछे भी उनके एक विचार था, सोच था, एक रोड मैप था जिसके माध्यम से सरकारें और समाज आगे बढ़े, जिससे समाज का उत्थान हो। साम्यवाद के विचारधारा के जनक कार्ल मार्क्स थे। हम लोगों को विरासत के अंदर नेहरू जी की विचारधारा मिली। हमारे विपक्ष में बैठे हुए मित्रों को जो पहले पूंजीवाद की पैरवी करते थे, आज दुर्भाग्य से इनके ऐसे हालात बने हुए हैं कि अपने मुख से आर्थिक फ्रंट के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते। माननीय सदस्य कृपया शांत इसके रहें। पीछे जो पृष्ठभूमि है, बोले नहीं आपस में। वो पृष्ठभूमि यह है कि आज देश के अंदर क्रोनिक कैपिटलिज्म के माध्यम से जो फैसले हो रहे, दुनिया के कोई भी विचारक ने उसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया। आज हमारा देश का दुर्भाग्य है, दिखने में तो हमको एक व्यक्ति दिखता है, एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति दिखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, और जहां वो फैसले होते हैं उनके पीछे ताकते किनकी है? उनके पीछे ताकते हैं देश के चंद बड़े पूंजीपतियों का। जो बजट लगातार केंद्र की तरफ से आ रहा है वो उन पूंजीपति क्रोनिक कैपिटलिस्ट ताकतों का है, पर आगे से केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी का बजट। आज ऐसी स्थिति शायद दुनिया के इतिहास के अंदर कभी किसी दल की नहीं रही होगी, जैसे आज हम लोगों के मित्र विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की है कि उसके ऊपर कुछ अपने बात भी जाहिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी तर्क नहीं है कि ये क्रोनिक कैपिटलिज्म के संदर्भ में वो क्या करें, सिर्फ मेजे थपथपाना और जो प्रोपेगेंडा वो लोग कर रहे हैं उनके माध्यम से कैसे हम लोग राजनीतिक ताकत के माध्यम से अपना सर्वाइवल करें, इनको भी पता, अच्छी तरह से पता है। सभापति महोदय, आज राजस्थान का बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वो एक वेलफेयर स्टेट के लिए दिया है, हर वर्ग के लिए। आज क्या ये आर्थिक ताकत चंद लोगों के लिए, ये आर्थिक ताकत हर वर्ग के लिए? उस आर्थिक ताकत के स्टेक होल्डर मजदूर नहीं, किसान नहीं, नौजवान नहीं, छोटे व्यापारी नहीं, उद्योगपति नहीं, उनकी ताकत का, आर्थिक ताकत का उपयोग उन्हीं के लिए किया इस बजट के माध्यम से।
मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं इस ऐतिहासिक बजट के लिए। ये बड़े लोग उन बड़ी ताकतों से बनी हुई सरकारें नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो ताकत हम लोगों की है, वो ताकत का उपयोग वो चंद बड़े पूंजीपतियों के लिए ही फैसलों से, जो बजट उन लोगों के लिए ही लगातार 7-8 बजट जो दिए गए केंद्र में, उन पूंजीपतियों के संदर्भ में थे। आज सिर्फ ये बोलने के लिए बात कर रहे हैं, पर हकीकत इन लोगों को भी पता है। इसलिए आर्थिक फ्रंट के ऊपर ये चर्चा नहीं करते, इस सदन में भी ये चर्चा नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में भी चर्चा नहीं करेंगे, मीडिया के माध्यम से भी ये चर्चा नहीं करेंगे, और समाज के दूसरी जगह भी चर्चा नहीं करेंगे। कैसे बदलते हुए मैंने मेरे साथियों को देखा है। यहां बड़े वोकल एक साथी दंकल के लिए बड़े आंदोलन कर बड़ी बड़ी बातें करते थे जब वो विपक्ष में हुआ करते थे। कल्याण सिंह जी कालवी के जब सहयोगी थे उस, और आज इस क्रोनी कैपिटलिज्म के युग के अंदर उनकी बात में इतना बड़ा तब्दीली कि शायद कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। ये जो सफर किस लक्ष्य के लिए, वो सिर्फ एक इकलौता लक्ष्य है, सत्ता प्राप्ति। ये भावनाओं के आधार के ऊपर कोई भी समाज, कोई भी देश आगे बढ़ सकता है। सिर्फ विवाद ही विवाद, सकारात्मक सुझाव, जो सही है उसको सही, गलत है उसको गलत बोलेंगे। इस समाज को बांटना जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, यह भारत नहीं है। यह भारत के विचार और विचारधारा नहीं। हर क्षेत्र के अंदर नई परिभाषा, इतिहास के संदर्भ में एक अलग पक्ष और अलग इंटरप्रिटेशन। इस पृष्ठभूमि के अंदर जो आज देश के अंदर है, इन हालातों के अंदर एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया, और हर वर्ग के लिए दिया। कोशिश इन्होंने बहुत करी कि पूरा का पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल इस इकोनॉमी का उन मित्रों को, जो पूंजीपति मित्र है, इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट, उनको दिया जाए। वो अलग बात है कि देश के किसान जागरूक थे, देश के किसान एकजुट थे। जो 45% किसी क्षेत्र का आर्थिक ताकत थी, उसके देने का भी प्रयास किया गया। लंबा चौड़ा तर्क सदन के अंदर, सदन के बाहर, सरकार और मीडिया तो इन लोगों की है। वो कृषि बिल को भी देश के किसानों की ताकत से इनको वापस लेना पड़ा। 700 किसानों के शहादत के बाद आज हम सबका नैतिक दायित्व बनता है। ये देश किस दिशा में जा रहा है। हम लोग बातें करते हैं भविष्य की, अगली पीढ़ी की, पर हम लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा को छोड़ के सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के माध्यम से ये राजनीतिक फैसले करेंगे, सरकार में बैठे हुए फैसले करेंगे, तो आने वाले पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगी। पूरा देश और दुनिया ने देखा किस तरह के प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया, किन किन संस्थाओं का दुरुपयोग इन लोगों ने किया। आज इन लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि देश से माफी मांगे। जिन संस्था के माध्यम से व्यक्ति को बैठाकर आज एजी पैरा के बारे में लंबी चौड़ी बातें ये करते हैं, उस सीएजी के अंदर विनोद राय जी को बैठाकर और जो विवाद कर और राजनीतिक तौर के ऊपर इन्होंने इस विवाद के माध्यम से देश के अंदर वातावरण बनाया 2G का, और इन्हीं बड़े पूंजीपतियों से संचालित मीडिया के अंदर कितने शून्य लगाए कि इतना घोटाला देश के अंदर हुआ। सभापति महोदय, क्या आज इनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है कि देश को जवाब दे कि जिस 2G के संदर्भ में ये बात कर रहे थे, आज उसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्या यह कायरता नहीं है?
कि यह दोहरा चरित्र नहीं है। आज सैन्य शक्ति जो हमारे देश की है, हम लोग सेनाओं को हर तरफ से अलग रखते हैं, ऊंचा रखते हैं। उसके शीर्ष नेतृत्व पर बैठकर वन मैन वन पेंशन जैसी बातों का उस वक्त विवाद कर और आज वही व्यक्ति राजनीतिक दल का चोला पहनकर जब वहां बैठता है तो पूरा देश अच्छी तरह से देखता है कि वीके सिंह जी, उस समय जब आप उस पद पर बैठे हुए थे तो हम लोगों का पवित्र वो पद था, उसके साथ आपने न्याय नहीं किया। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लेने के लिए, अपने राजनीतिक पद के माध्यम से कुछ प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते उन्होंने किया, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। देशों के अंदर, समाजों के अंदर ऐसे दौर रहते हैं। आज ये बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या नैतिक अधिकार है इन लोगों का रोजगार के संदर्भ में राजस्थान के पवित्र विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोले? यह आंकड़े हैं, 84% देश के लोगों को पिछले एक साल के अंदर 2022 के अंदर जो उनका आमदनी थी वो घटी। सिर्फ बड़ी किसकी? बड़ी उन्हीं बड़े पूंजीपतियों की। कितना गुनी बड़ी? क्या इस सदन के माध्यम से माफी नहीं मांगने चाहिए? ये दो तरह का हिंदुस्तान बनाने के अंदर जो आप योगदान कर रहे हो, आने वाला इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। आज हम लोगों की स्थिति क्या हो गई? एक बार तो चर्चा करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर देश की स्थान क्या है? क्या पिछले साल, इस साल हम लोग उसके अंदर हमारा स्थान क्या है? सभापति महोदय, 2021 के अंदर 94वां स्थान था। आज हम लोगों का दुर्भाग्य से वो स्थान 104 हो गया। ये हंसी उड़ाते हैं, ये अशोक गहलोत जी की हंसी उड़ाते थे अकाल के समय में। ये विवाद करते थे कि अकाल के अंदर राजस्थान के लोग भूखे मौत होगी। उस वक्त भी अशोक गहलोत ने इस बात पे राजस्थान को विश्वास दिलाया कि भूखा मरेगा नहीं, भूखा किसी को सोने भी नहीं दूंगा। और वो ऐतिहासिक अकाल के प्रबंधन, इस ऐतिहासिक अकाल के प्रबंधन के माध्यम से राजस्थान में किसी को अकाल इन लोगों को पता नहीं है। आज ये आगे बैठे हुए लोग हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से ये लोग आए हैं, मालिक मेहरबान है, इन लोगों को अकाल नहीं पता। हम लोगों का परिवार को अकाल पता है, अनाज नहीं मिलना हम लोगों के परिवार को पता है, पानी के लिए पूरा एक व्यक्ति अपना जीवन लगाना ये हम लोगों को पता है, तन पर कपड़ा नहीं है हम लोगों को पता है, छत नहीं है हम लोगों को पता है। उस अकाल के अंदर जो प्रबंधन बेहतरीन किया, ये कोरोना के वक्त में भी राजस्थान की सरकार ने किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कि कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन किया। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने बजट के तत्कालीन बाद बाहर जाकर बोला कि नीति का बजट नहीं है, राजनीति का बजट है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी, आपको यह नीति नहीं लगती है, क्योंकि आपको उन अडानी और अंबानी के पक्ष में किए हुए फैसले ही नीति लगती है, और राजस्थान के आम आवाम के लिए जो बजट है वो आपको राजनीति लगती है। हर जगह आप परिभाषा बदल रहे हो, पर नीति और राजनीति की परिभाषा भी बदलने का प्रयास कर रहे हो। राजस्थान की जनता इतनी भोली नहीं है कि वो एहसास नहीं करे कि ये नीति का बजट है कि राजनीति का बजट है। हमारे एक विद्वान मित्र कह रहे थे, राजस्व घाटा बढ़ा। मैं विनम्रता से उन विद्वान मित्र को कहना चाहता हूं कि राजस्व घाटा किस पृष्ठभूमि में बढ़ा? आज क्या राजस्थान के साथ में अन्याय केंद्र सरकार कर रही है, राजनीतिक दलगत
विचारधारा से उठकर राजस्थान के साथ खड़े रहने का वक्त नहीं है। हाँ, सबकी ख्वाहिश रहती है, आज इस पद पर है, कल उस पद पर जाने की और परसों उस पद पर जाने की सबकी ख्वाहिशें रहती है। बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली रहते हैं जो ख्वाहिश रखते हैं, वो ख्वाहिशें पूरी होते हैं, और उन सौभाग्यशाली के अंदर मैं भी हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि जब मैंने मेरी मंशा उनके सामने प्रकट की कि ये सोने का पिंजरा मंत्री पद से मुझे स्वतंत्र कर एक विधायक के तौर पर राजस्थान के अंदर आप अवसर दो, तो वो अवसर मुझे दिया। मैं आज इस सदन के माध्यम से उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ये राजस्व घाटा, शांत रहे, ये राजस्व घाटा किस पृष्ठभूमि के अंदर बढ़ा? शांत रहे। जो जीएसटी के माध्यम से हम लोगों को राजस्थान को मिल रहा था वो नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी राजनीतिक मजबूरी के कारण, एक व्यक्ति की महिमा मंडन के करने की मजबूरी के कारण हम उसका दोष राजस्थान के ऊपर दे रहे हैं। हमारे खुद का मातृभूमि से महत्वपूर्ण कोई भी चीज नहीं है, उसको बदनाम नहीं करें। आज जो सेस का खेल हो रहा है, एडिशनल एक्साइज का खेल हो रहा है, मैं मेरे मित्रों को कहना चाहता हूं, ये मौन आप रह रहे हो, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये सेस और एडिशनल एक्साइज के माध्यम से राजस्थान के साथ जो अन्याय हो रहा है, आप मौन नहीं हो, उस अन्याय के साथ में हो, इतिहास आप लोगों को माफ नहीं करेगा। ये हक और अधिकार हमारा है, ये पैसा सरकारों का नहीं है, ये केंद्र सरकार का पैसा नहीं है, पैसा राजस्थान की जनता का है। टैक्स के रूप के अंदर कलेक्ट करने का अधिकार सरकारों के पास होता है, उस पैसे की ताकत जनता की होती है, और उस पैसे का सेस और एडिशनल एक्साइज के तौर पर हमारे से लूट, और उस लूट का दुरुपयोग उन पूंजीपतियों के लिए, सभापति महोदय, इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सच्चाई के लिए बोलता है, आने वाले समय के लिए बोलता है, उनके ये पूंजीपति मित्रों की ताकत से हंसी उड़ाते हैं। सभापति महोदय, हमारे देश के अंदर कोविड के संदर्भ में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला, तो इनके पूंजीपति जो क्रोनी कैपिटलिज्म के माध्यम से इन्होंने जो संस्थाएं, जिसमें मीडिया भी शामिल है, हंसी उड़ाई, और फिर क्या देश की किन परिस्थितियों से वो देश के अंदर निकला। क्या इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? जीएसटी के संदर्भ में उन्होंने आगाह किया, मोनेटाइजेशन के समय उन्होंने आगाह किया। आज डिप्लोमेटिक जो हालात देश के अंदर बने हुए हैं सभापति महोदय, चाइना और रशिया के माध्यम से हमारे देश की परिस्थिति चारों तरफ से क्या हुई है, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र यहाँ नहीं है। अंधा व्यक्ति भी जो आकलन करेगा उसको भी अच्छी तरह से पता है कि आज श्रीलंका कहाँ खड़ी है, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, आज अफगानिस्तान कहाँ खड़ा है, आज नेपाल कहाँ खड़ा है। उसके बावजूद भी एक व्यक्ति की महिमा मंडन करने का कारण आज शांत है, चुप है। और यूक्रेन एक शुरुआत है सभापति महोदय, आने वाले समय के अंदर क्या हालात बनेंगे और हम लोग मौन रहेंगे, तो ये राष्ट्रीयवाद के लिए सिर्फ बात करना ही, और असली राष्ट्रीयवाद ये नहीं है। और जो कोई भी बोल रहा है उसकी बात को शांत करना। जो व्यक्ति सामने भूमि अधिग्रहण बिल के संदर्भ में किसानों के साथ भाता प्रोत्साहन की पदयात्रा कर जो वो ताकत भूमि अधिग्रहण की सरकार और सरकार के माध्यम से पूंजीपतियों की हुआ करती थी, वो कृषि बिल के माध्यम से बदलाव करके वो ताकत वापस किसानों को थी। भूमि अधिग्रहण के बाद में ये कृषि बिल के संदर्भ में भी यही स्थिति। सभापति महोदय, समय कम है इसलिए मैं सीधा इस बजट पर आता हूं। ऐतिहासिक फैसला हुआ देश में, इस फैसले की शुरुआत जहां का मैं प्रभारी हूं पंजाब स्टेट से हुई, वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिजली के संदर्भ में ऐतिहासिक फैसले लिए। ये बातें करना अलग बात है, पर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो प्रथम 50 यूनिट के अंदर जो टैरिफ पहले 3.5 रुपया हुआ करता था उसको फ्री कर, क्या ये नीति है या क्या ये राजनीति है? ये सवाल पूरे राजस्थान के सामने। प्रथम 50 यूनिट तक सबके लिए फ्री, 51 से 150 यूनिट तक
जो 6.5 रुपए प्रति यूनिट थी, उस पर 3 रुपए की सब्सिडी, और 151 से 300 यूनिट तक की 7 रुपए 35 पैसे की 2 रुपए की जो सब्सिडी दी, वो हर वर्ग के लिए, राजस्थान के लिए जो उन्होंने राहत प्रदान की। आज ये पूरी दुनिया के अंदर जब कभी भी, ये लोग तो बड़े माहिर हैं, इनके पास तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सर्वे भी कराते हैं, हर चुनाव में सर्वे कराते हैं, छोटे बड़े सब में। सबसे बड़े 2 मुद्दे क्या आते हैं? सबसे बड़े 2 मुद्दे आते हैं कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर, एक तो इन्फ्लेशन, महंगाई, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट। आज इन्फ्लेशन के अंदर जो सबसे बड़ी राहत राजस्थान की सरकार ने दिया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, अशोक गहलोत जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। पुरानी पेंशन के माध्यम से, कल मैं सुन रहा था सदन के अंदर ही, इस सदन में तो कम से कम झूठ नहीं बोलो, सदन के अंदर ये बात कर रहे थे कि पुरानी पेंशन कांग्रेस की यूपीए के अंदर लगी। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ पढ़कर आओ कि ये पुरानी पेंशन, इस पुराने पेंशन के संदर्भ के अंदर सभापति महोदय बोलने के लिए बहुत कुछ है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने एक एडिटोरियल लिखकर अपनी पूरा पक्ष उसके माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रखा है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इन लोगों की बात मुझे समझ में नहीं आती है। किसानों को कृषि बिल नहीं चाहिए था, जोर जबरदस्ती किसानों के लिए कृषि बिल। कर्मचारियों को वो पेंशन नहीं चाहिए, जोर जबरदस्ती ये कहने के कर्मचारियों के हित की ये पेंशन है। ये इनकी सोच किसी की समझ से परे। दूध के संदर्भ में जो 5 रुपए सब्सिडी, मैं तहे दिल से उसकी, तारबंदी के लिए बड़े बड़े लोगों के लिए तो जो उनके फार्म हाउस है 6-6, 8-8, 10-10 फीट की दीवारें होती है, अंदर कोई जानवर क्या इंसान भी नहीं घुस सकता है। पर किसान जो आज हम लोगों के हालात बने हुए हैं आवारा पशु के माध्यम से, ये आवारा पशु किसके कारण है? ये आवारा पशु हमारी गलत आर्थिक नीतियों के कारण है। हम लोग जिंदाबाद बहुत बोल लेते हैं, और उनके संदर्भ में जब गलत नीतियां होती हैं, जब उन पशुओं को हम आवारा के श्रेणी के अंदर छोड़ते हैं, उस संदर्भ में जो राहत पहुंचाई जा रही है। कृषि यंत्र के लिए जो 60,000 किसानों को अनुदान मिल रहा है, 1 लाख किसानों को जो सोलर पंप की 60% सब्सिडी मिल रही है, 25 लाख किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की थी। सभापति महोदय बार बार ये बात करते हैं जन घोषणा पत्र। हाँ, जन घोषणा पत्र बनाने वाला व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा है। मैं हरीश चौधरी, यह जन घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मैंने ये जन घोषणा पत्र बनाया। आप ये बात करते हो कि 70% जन घोषणा पत्र के अंदर नहीं हुआ। क्या क्या शब्दों का आप नकल, कर्मचारियों के संदर्भ में क्या क्या बातें। इस जन घोषणा पत्र के अंतर्गत आज 70% नहीं, उससे ज्यादा फैसले राजस्थान सरकार के अंदर हुए हैं। इस सदन के माध्यम से मैं देश और दुनिया को बताना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए। सभापति महोदय, समय कम है। इस रिफाइनरी का भी बहुत बड़ा इतिहास है। रिफाइनरी बनाने का जो मांग हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बाड़मेर का दौरा, रामसर आना, मैं उस वक्त सांसद था, तर्क के आधार पर मैंने भी उनसे निवेदन किया। उस वक्त में तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर का अपने तर्क थे, उस तर्क के आधार पर उन्होंने वो बात स्वीकार नहीं की। पर लगातार हम लोगों ने उस बात को पैरवी करी और आखिर के अंदर बाड़मेर के अंदर वो रिफाइनरी भी लगी। और आज रिफाइनरी की जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर रिफाइनरी बाइतू के अंदर, उसके संदर्भ में जो फैसला लिया गया, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज किसान से पता नहीं इन लोगों को क्या एलर्जी। वोट के वक्त तो किसान किसान, और विवाद के वक्त सिर्फ किसानों के लिए। आज कृषि बिल की शुरुआत हुई किसान के लिए, तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। उसमें यह बात करें कि 11 मिशन किसान के संदर्भ में 11 मिशन है, तो आपके पेट में दर्द। उन बड़े पूंजीपतियों के लिए फैसले 3-3 लाख करोड़ रुपए का जो टैक्स का माफी है, जब आप लोग कुछ भी नहीं बोलते हो। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं
कृषि बजट और उसके माध्यम से 11। टूरिज्म के अंदर जो इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है वो भी एक ऐतिहासिक फैसला है। मैं तहे दिल से राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे एक मित्र बोल रहे थे जमीन की कुड़की की। सभापति महोदय, शायद ही कोई दूसरा प्रदेश हो सकता, दूसरे प्रदेश की विपक्ष हो सकती। राजस्थान सरकार ने 5 एकड़ की जमीन को कुड़क नहीं करने का इस सदन से बिल पारित कर कानून बनाकर और महामहिम राज्यपाल के पास, और हमारे विपक्षी मित्र वहां राज्यपाल महोदय के पास उसको अनुमोदित कराने के और वापस लौटाने कानून बनाने की जगह उस पर भी विवाद कर रहे हैं। और उस विवाद के पीछे क्या कारण है सभापति महोदय? इनकी सोच कि उसमें किसी अडानी और अंबानी का फायदा नहीं हो रहा है, उसके अंदर आम राजस्थान के किसानों के लिए हो रहा है। मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि हम लोग सर्वदलीय एक डेलीगेशन ले जाकर चाहे राज्यपाल के पास हो चाहे केंद्र सरकार के पास जाकर ये 5 एकड़ तक कि जमीन के कुड़क के संदर्भ में आप उनके लिए सिर्फ बातें नहीं करो, उनके सिर्फ विवाद के संदर्भ में 5 एकड़ के संदर्भ में आप बात नहीं करो। पेट्रोल डीजल के बारे में ये बात कर रहे हैं। मॉरल अथॉरिटी है सभापति महोदय इनकी कि पेट्रोल डीजल के बारे में बात करें। किस तरह की बात इन्होंने देश के सामने रखी? प्रधानमंत्री जी खुद ने ये बोला कि देखो आपके प्रधानमंत्री भाग्यशाली है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल के दरें कम हो गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो आज अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल की दरें हैं, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या भाग्य से इसको आज भी जोड़कर रखेंगे या आज जोड़कर नहीं रखेंगे? जो अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल की जो आज रेट है $100 से ज्यादा हो गई है, तो आज उसको भाग्य से जोड़ेंगे या किसी और से जोड़ेंगे, उस बात की भी जिक्र जरूर करना। सभापति महोदय, जो सेस और एडिशनल एक्साइज के माध्यम से राजस्थान के हितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके कारण सिर्फ राजस्थान सरकार ने ये अपने टैक्स बढ़ाए हुए। टैक्स बढ़ाने के पीछे कारण क्या है, उसकी जिम्मेवारी इन लोगों को लेनी चाहिए। और उसके अंदर भी ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गंगानगर में कितने हैं, जयपुर में कितने हैं। सबको पता है गंगानगर में कितने हैं और जयपुर में कितने हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण केंद्र सरकार की सेस और एडिशनल एक्साइज उसका कारण है। और उसके पीछे सोच और विचार और विचारधारा क्या है? वो वही क्रोनिक कैपिटलिज्म है कि उन्हीं रिलायंस को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिले इस पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, उसके कारण ये निर्णय किए गए। जेएसडब्ल्यू सभापति महोदय आज पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। मैं वापस उस बात को याद दिलाऊं, जो उनके प्रमोटर है, जो उनके ओनर है, वो किनके कहां से? पाकिस्तान के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री को से मिलने के लिए कौन लेकर गए, किस कारण लेकर गए हैं, उसकी चर्चा भी सदन के अंदर जब आपने जेएसडब्ल्यू के संदर्भ में करी। इस जेएसडब्ल्यू के अंदर भूमि अधिग्रहण के वक्त जब इन लोगों की सरकार थी, 20 और 25 हजार बीघे के अंदर उनका जमीन का इन्होंने कंपनसेशन दिया। और जब यहां सरकार थी, हेमाराम जी चौधरी राजस्व मंत्री थे, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, 3 और 3.5 लाख रुपए उन किसानों को भूमि के बदले मुआवजे मिले। कौन किसके साथ में था? यही आंकड़े बाड़मेर से लेकर और पाकिस्तान यात्रा और जब दिल्ली में फैसले हो रहे, सब अच्छी तरह से दुनिया जानती है। सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो? अगर करना है तो आपके पास कई ताकत है, अपनी ताकत से उस जेएसडब्ल्यू के साथ आपको जो करना है, जो दूसरी जगह आप लोग करते हो वो कर सकते हो। सिर्फ बातें करने के लिए जेएसडब्ल्यू की बात नहीं करो, ये मेरा निवेदन। सभापति महोदय, इन लोगों से बराबरी नहीं हो सकती। बराबरी नहीं हो सके तो बदनामी शुरू कर दो, बराबरी नहीं हो सके तो बदनामी शुरू कर दो। बदनामी से बदनाम हो सकते हैं, नाकाम नहीं हो सकते। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के अंदर बेहतरीन बजट के सामने बराबरी करनी है तो केंद्र सरकार के अंदर आपकी
बजट के लिए देश की जनता ने आपको अवसर दिया है, बराबरी उस बजट के अंदर करो। सिर्फ बदनाम करना, आरोप प्रत्यारोप नहीं। आरोप प्रत्यारोप की जो संस्कृति इन्होंने शुरू करी है हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के में, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के अंदर जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, सभापति महोदय, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा की चर्चा हम लोग करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा के विज्ञापन हम लोग देखते हैं, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा से हम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। बाड़मेर जिले के अंदर खरीफ 2018 के अंदर सभापति महोदय हम लोगों को जो कंपनसेशन मिला उसके अंदर 335 करोड़ जो हमारा हक और अधिकार था, जो राजस्थान सरकार ने उन फसल बीमा कंपनी टाटा एएजी के माध्यम से हमको दिलाने का फैसला किया, जब वो दिल्ली के अंदर गई कृषि मंत्रालय के, तो वो फैसला उलट कर दिया गया। कल मेरे कॉमरेड मित्र यहाँ आकर, और क्योंकि संख्या कम है वो आवाज नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने आकर उन किसानों के फसल बीमा के संदर्भ में अपनी बात रखी, तो मेरा भी मन हुआ कि जाकर और वेल के अंदर जाऊं, पर यह दलीय व्यवस्था उसके अंदर हम लोगों की भी सीमाएं होती है। व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनको धन्यवाद दिया। जो पैमाने बदले जा रहे हैं सभापति महोदय, Within 2 minutes, wind up. सभापति महोदय मेरा Please, मैं अभी कर लेता हूं। 2 minutes, wind up. सभापति महोदय, जो 60-40 के माध्यम से क्रॉप कटिंग और मौसम के आधार पर था उसको बदलकर 40-30-30 किया, उसमें ग्रीन इंडेक्स को भी शामिल किया है, उससे हम लोगों को साथ न्याय नहीं मिल रहा है। कोई भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के वाला व्यक्ति अच्छी तरह से जान सकता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हम लोग हमारी खुद की स्टेट इंश्योरेंस कंपनी खोलकर उस कंपनी के माध्यम से राजस्थान के किसानों को फसल बीमा दिलाए, और ये पहली बार नहीं हो रही है। गुजरात के अंदर और दूसरे प्रदेशों के अंदर भी स्टेट इंश्योरेंस कंपनी है जिसके माध्यम से हम लोगों को न्याय मिल सके। सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हाउसिंग बोर्ड के अंदर चेयरमैन हमारे मंत्री शांति धारीवाल जी को बनाया उन्होंने, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस बोर्ड के माध्यम से क्या कुछ हो रहा है, क्या होता है। मैं खुद भी राजस्व मंत्री के तौर के ऊपर मैंने निवेदन किया कि ये रेवेन्यू बोर्ड के जिगादूषी व्यवस्था करो, जिससे हम लोगों को, आम आवाम को न्याय मिल सके, केसेस के माध्यम से मिल सके। पॉल्यूशन बोर्ड हो, इंडस्ट्री के अंदर रिको हो, रेवेन्यू बोर्ड हो, ये जो फैसला मुख्यमंत्री जी ने किया है, मेरा निवेदन है कि इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए उन बोर्ड के माध्यम से भी राजस्थान को। अंत में मैं हम लोगों के लिए पेयजल सबसे बड़ी चुनौती। पेयजल के अंदर 90% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर केंद्र सरकार हमें देती थी। डीपीएपी के अंदर, डीडीपी में, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंदर सेंट्रल। पर आज जब जेजेएम के माध्यम से हम लोगों को, सभापति महोदय मेरा निवेदन है, पूरे सदन को निवेदन है कि एक सत्र के अंदर हम लोग इसके बारे में चर्चा करें। जो अन्याय राजस्थान के साथ हो रहा है, डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है, आज सभापति महोदय हिली एरिया के अंदर उनको उतना ही मिल रहा है, पर हमको डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं मिल रहा है। 5% हम लोगों को देना पड़ता है सभापति महोदय। वो पीड़ा 15,000 रुपए प्रत्येक हाउस होल्ड तक को देना पड़ रहा है। और ये तो मैं आज वापस धन्यवाद देता हूं आदरणीय अशोक गहलोत जी को कि जेजेएम के अंदर जो प्रोविजन, फाइनेंशियल प्रोविजन राज्य सरकार के तरफ से हुआ है, उसके कारण आज जेजेएम के माध्यम से हम लोगों को राहत मिल रही। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सभापति महोदय, क्या गौ माता बहुत बोलते हैं। I said 4 o'clock means 4 o'clock. अभी Now 4 o'clock. Are you wind up? Conclude करूं या नहीं Within 1 minute, wind up, please. सभापति महोदय, जब गौ माता के माध्यम से ये बातें बहुत करते हैं, पर ये जो जेजेएम के अंदर इन्होंने प्रोविजन रखा है, सिर्फ मनुष्य के लिए इन्होंने रखा है, किसी पशु के लिए नहीं रखा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नारों तक जय गौ माता नहीं रखो, फैसलों के वक्त भी, जैसे अशोक गहलोत जी फैसलों के वक्त भी जो गाय के संदर्भ में इन्होंने फैसला किया वैसा फैसला करो। हाँ,
नारायण राजनीतिक Manja, माइलेज please. के लिए तो आप I'm लोग sorry. बात कर सकते हो। I'm extremely sorry. Mansadas. चुनाव के अंदर Mansadas. योगी आदित्यनाथ पे भी Mansadas, जाति please. बताने के लिए I said, please. मजबूरी हुई। Mansadas, please. I said योगी 4 o'clock. I आदित्यनाथ said, जो please. साधु की कोई जाति नहीं होती है, चुनावी माइलेज लेने के लिए उनको भी अपनी जाति बतानी पड़ी। तो सिर्फ चुनाव के लिए जय गौ माता नहीं करो, फैसलों के वक्त भी जय गौ माता करो। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, जितना समय दिया है Mansadas, please. के लिए Don't धन्यवाद। comment it. I धन्यवाद। said the part of this. I don't want to listen to this. At 4 o'clock, I said 4 o'clock. Mr. Gulab, you can